हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। हम लोग भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन और उसमें अंतर ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि शुद्ध पदार्थों के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। देखिए, रासायनिक संगठन के आधार पर जो शुद्ध पदार्थ हैं इन्हें दो भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। एक है तत्व एलिमेंट्स और दूसरे हैं यौगिक कंपाउंड्स। ये तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थों को जो इन दो भागों में बांटा गया है इन्हीं के बारे में हम पूरा आज डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे तत्व क्या है। तो आइए जानते हैं तत्व। इसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। पहला है सबसे पहले, देखिए तत्व शब्द जो है ये सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने 1961 ईस्वी में प्रयोग किया था। सर्वप्रथम रॉबर्ट बायल ने 1961 ईस्वी में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। और ये दूसरा जो पॉइंट है आपका, एक फ्रांस के रसायनज्ञ थे, उनका नाम था, फ्रांसीसी ये थे, फ्रांस के थे, एंटोनी लॉरेंट लेवासिए। लेवासिए ये रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही तत्व शब्द की परिभाषा दी थी और वही तत्व शब्द की परिभाषा आज भी मान्य है। किसने दिया था? एंटोनी लॉरेंट लेवासिए। सामान्य रूप से इनको लेवासिए के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो लेवासिए के अनुसार तत्व की परिभाषा क्या है? ध्यान दें, हम लोग लेवासिए के अनुसार तत्व की परिभाषा, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। क्या है? तत्व जो है ये मूल रूप से दो या दो से अधिक साधारण पदार्थों में भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा हम इनको अलग नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते। मतलब तत्व है, जैसे हमने मान लीजिए ले लिया, एक तत्व ले लिया हम, जैसे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन को आप कितना भी छोटा कर लीजिए, मान लीजिए 1 ml आपने हाइड्रोजन ले लिया। अब 1 ml को चाहे आप 100 भाग में बांट दीजिए, चाहे 1000 भाग में बांट दीजिए, वो क्या रहेगा? हाइड्रोजन ही रहेगा। ठीक है, वो हाइड्रोजन ही रहना है। लेकिन जैसे अगर आपने ले लिया H2O, आपने पानी ले लिया, तो अब पानी को ये एक तत्व नहीं है। तत्व क्यों नहीं है? क्योंकि ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका हाइड्रोजन है और दूसरा आपका ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से ये मिलकर बना हुआ है, इसलिए एक्चुअली इसे हम तत्व नहीं कहेंगे। हाइड्रोजन तत्व का उदाहरण है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि एक तत्व दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं होता। एक तत्व दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं होता। क्यों? क्योंकि यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया हाइड्रोजन। अब हम हाइड्रोजन को अन्य परमाणुओं में, दूसरे प्रकार के परमाणुओं में विभाजित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ हाइड्रोजन परमाणुओं से ही मिलकर बना होगा, इसलिए हाइड्रोजन एक तत्व है। इसके हम लोग उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन, सोडियम, है ना, ये सब तत्व के उदाहरण हैं। इन्हें हम विभाजित करके अन्य परमाणुओं में अगर अलग करेंगे तो भी ये वही गुणधर्म रखेंगे जो कि एक पूरे तत्व का होगा। थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं, इन तत्वों के बारे में।
अब तक लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। जो 118 लगभग तत्वों की खोज हुई है, इसमें 92 तत्व ये प्राकृतिक प्रदत्त हैं, मतलब ईश्वरीय हैं, प्रकृति ने इनको बनाया है, और बाकी हम मानव द्वारा ये निर्मित है, मानव ने इसको बनाया है। हम तत्वों को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे हम लोग उदाहरण दे रहे हैं ना कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, ऐसे तमाम हम लोग उदाहरण दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तत्व है ये ठोस के रूप में भी होगा, द्रव के रूप में भी होगा, गैस के रूप में भी होगा। अब हम यहाँ जैसे उदाहरण आपको दिया गया, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, यहाँ 3 उदाहरण दिए गए। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये गैस के रूप में है, सोडियम आपका ठोस के रूप में है। अब मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ जिसमें ठोस के रूप में भी आपको तत्व मिल रहे हैं, द्रव के रूप में भी तत्व मिल रहे हैं, और गैस के रूप में भी तत्व मिल रहे हैं। अब आइए देखते हैं ठोस के रूप में तत्वों के उदाहरण। ये सब ठोस के रूप में है, जैसे सोडियम, कॉपर, कार्बन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, ये ठोस के रूप में तत्व हैं। ये सारे तत्व जो हैं ये ठोस के रूप में होते हैं। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं द्रव। द्रव के रूप में हमारे ब्रोमीन है, मरकरी है। ये क्या है, कमरे के ताप, कमरा का ताप लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये द्रव अवस्था में होते हैं। जबकि द्रव अवस्था में हमारा गैलियम और सीजियम भी पाया जाता है, लेकिन ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैस के रूप में हम तत्वों का उदाहरण लेंगे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियान, आर्गन, ये सब तत्व हमारे गैस के रूप में हैं। अब देखिए तत्वों को हम विभाजित कर सकते हैं, तत्वों को हम किन रूपों में विभाजित कर सकते हैं। अभी तक हमने जो बताया वो तत्व के उदाहरण थे, जिनको हम ठोस, द्रव और गैस, इस तरह से इनके उदाहरण दिए कि द्रव के रूप में भी आपका है, ठोस के रूप में भी है आपका, गैस के रूप में भी है आपका। और अब हम तत्वों का डिवीज़न करते हैं, इसको बांटते हैं। तत्व को, एलिमेंट्स को हम 3 भागों में बांटते हैं। आपका पहला है धातु, दूसरा है अधातु, और तीसरा है उपधातु। धातु जिसको हम मेटल भी कहते हैं, अधातु ये नॉन मेटल्स होते हैं, और उपधातु इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होता है, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। अब आइए एक एक के बारे में थोड़ा सा हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आपका धातु, सबसे नंबर 1 हम लोग धातु पर चर्चा करते हैं। देखिए ये है आपके धातुएं। देखिए धातुएं क्या होती हैं, मेटल्स क्या होते हैं। हम ये जानते हैं कि मरकरी भी धातु है, पारा जो है ये धातु है, लेकिन पारा क्या है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, अर्थात कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसको छोड़कर, पारा को छोड़कर बाकी लगभग सभी जो धातुएं हैं ये किस रूप में पाई जाती हैं, ठोस के रूप में पाई जाती हैं। आपका सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, है ना, जो भी ये हैं ये सब धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं, ठोस के रूप में पाई जाती हैं। सिर्फ पारा, जिसको आप Hg लिखते हो, क्या है वो, पारा, मरकरी भी इसको हम कहते हैं Hg, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये हम सबसे पहले जानते हैं। फिर ये देखते हैं कि धातुओं के गुण कौन कौन से हैं। ये धातु के गुण हमने आपको यहाँ बताया है, ये इसके प्रॉपर्टी हैं, धातुओं के गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं। क्या हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, इनकी अपनी एक धात्विक चमक होती है। जैसे सोने का अलग रंग होता है, कॉपर का अलग रहता है, आप एल्यूमिनियम देखते हैं उसका सफ़ेद करके अलग होता है, चांदी का अलग रंग होता है। तो क्या है, धातुएं ये चमकदार होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य होने का मतलब हुआ
कि यह तार के रूप में बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि लोहे का तार, कॉपर का तार, एल्यूमिनियम का तार है ना, बिजली के तारों के रूप में यूज़ होते हैं, तो ये तन्य होते हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय मतलब आघात का मतलब चोट पाने पर, और वर्धनीय का मतलब फैल जाना। अगर हथौड़ा से हम पीट रहे हैं तो क्या है, धातुएं फैल जाती हैं। आप लोहार को देखे होंगे, वो आपके हसिया को, है ना, उसको क्या करता है, पीट करके फैला देता है। इस तरह से वो गर्म करता है और उसको पीट करके फैलाता है, मतलब आघात वर्धनीयता का गुण उसमें पाया जाता है। ऐसे ही धातुएं जो हैं ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं, मतलब उसमें ऊष्मा भी हो करके प्रवेश करेगा और विद्युत का भी प्रवाह होता है। आप इसीलिए देखते हैं कि बिजली के जो उपकरण हैं ये धातुओं के बनाए जाते हैं, मुख्य रूप से आपके एल्यूमिनियम और कॉपर के बनाए जाते हैं। और ऊष्मा का भी ये सुचालक होता है। जैसे अगर लोहे का एक रॉड है, एक सिरे पर आप गर्म करते हो तो कुछ देर के बाद आपका जो दूसरा सिरा है वो भी गर्म हो जाता है। साधारण ताप पर ये सभी धातुएं ठोस होती हैं। धातुएं साधारण ताप पर ठोस होती हैं। अभी हमने बताया कि पारा को छोड़कर, पारा जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब ये धातुएं कठोर होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए सामान्यतः ये धातुएं कठोर होती हैं। कठोर का मतलब कड़ा है, मजबूत हैं। और धातुओं के गलनांक तथा क्वथनांक ये उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक के बारे में आप पढ़ चुके हैं। गलनांक और क्वथनांक ये उच्च होते हैं। इनके घनत्व भी उच्च होते हैं, क्योंकि ये ठोस हैं, कठोर हैं, इसलिए इनके घनत्व भी ये उच्च होते हैं। अगला आपका पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि ध्वनिक होती हैं, धातुएं ध्वनिक होती हैं। ध्वनिक होने का मतलब हुआ कि जब उससे कोई चीज़ टकराता है तो एक विशेष प्रकार की वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे आप देखिए मंदिरों में घंटे बजाए जाते हैं, घंटियाँ होती हैं, है ना, तो ये जब बजते हैं तो एक विशेष आप ध्वनि का उच्चारण करते हैं। ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं मतलब ये एक ध्वनि उच्चारित करती हैं, अपने अंदर से एक विशेष ध्वनि निकालती हैं। इसीलिए जैसे सितार, वायलिन, गिटार, ये सब भी जो तार धातु के होते हैं और इनको कंपन द्वारा जो है एक विशेष ध्वनि हम उत्पन्न करते हैं। तो वाद्य यंत्र भी इसके बनाए जा रहे हैं। तो इसका उपयोग कैसे होता है, धातुएं जो ध्वनिक होती हैं इसी गुण का उपयोग करके हम वाद्य यंत्र बनाते हैं। इनके धातुओं के उदाहरण हैं आपके सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब धातुओं के उदाहरण हैं। अब जिस तरह से धातुएं थीं इसी तरह से आपकी ये उप आधातुएं हैं, नॉन मेटल्स। अब आधातुओं के बारे में हम जानते हैं। आधातुएं क्या होती हैं, जिस तरह से धातुओं में गुण था कि ये चमकदार होती हैं, है ना, और आघात वर्धनीय का गुण होता है, इस तरह से इनको क्या कहा गया कि ये धातुएं हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अधातुएं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स वे होते हैं जो सामान्य रूप से ना तो तन्य होते हैं, ना आघात वर्धनीय होते हैं, ना तो इसमें ऊष्मा या विद्युत का कुचालक मतलब चालकता होती है, मतलब ये कुचालक होंगे। ये भंगुर होते हैं, इनका क्वथनांक गलनांक कम होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो अधातुएं हैं जिनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं, इनके गुण ये धातुओं के विपरीत होते हैं। अब लगभग सभी गुणों के बारे में आप जान चुके हैं, तो आइए हम लोग इस पर चर्चा कर देते हैं। धातुएं क्या हैं, चमकदार होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, धातुएं अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं। अधातु के बारे में पढ़ रहे हैं। अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की चालक नहीं होती हैं, अधातुएं ये मुलायम होती हैं, गलनांक तथा क्वथनांक अधातुओं के कम होते हैं, साधारण ताप पर
ठोस, द्रव व गैस, ये तीनों रूपों में पाए जाते हैं। जबकि धातुएं क्या थीं? धातुएं जो है ये ठोस के रूप में पाई जाती थीं, केवल पारा को छोड़कर। अधातुओं के घनत्व ये कम होते हैं और अधातुएं ये ध्वनिक नहीं होती हैं, मतलब अधातुओं से हम ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो इनके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। ये अधातुओं के जो उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, हीलियम, नियान, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखिए आपका सल्फर ये ठोस के रूप में है, और ब्रोमीन ये आपका द्रव के रूप में है। बाकी आयोडीन भी द्रव के रूप में, ठोस के रूप में मिलता है, फास्फोरस भी ठोस के रूप में मिलता है। बाकी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियान, क्लोरीन ये सब गैस के रूप में मिलते हैं। तो ये जो बताया गया कि साधारण ताप पर ठोस, द्रव और गैस ये तीनों रूप में पाए जाते हैं, तो ये तीनों रूप में मिलते हैं। अब देखिए आप एक काम यहाँ और करिएगा कि धातु और अधातु में अंतर ये आप स्वयं लिख लीजिएगा। धातु और अधातु में अंतर, एक तरफ धातु लिखिएगा, एक तरफ अधातु लिखिएगा, और ये जो यहाँ आपको बताया गया है यही आप एक सारणी बना करके और नोट कर लीजिएगा। बाकी अन्य चीज़ें आप नोट ही कर रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे उपधातुएं क्या होती हैं, मेटलाइट्स क्या होती हैं। वास्तव में उपधातुएं जो है ये धातु और अधातु ये दोनों ही गुणों को व्यक्त करती हैं, या ऐसा हम कह सकते हैं कि इनमें कुछ धातु के भी गुण होते हैं और कुछ अधातुओं के भी गुण होते हैं, तो इनको हम उपधातु कहते हैं। उपधातु या हम इसको अर्धधातु, सेमी मेटल भी कहते हैं। देखिए कुछ तत्वों में कुछ गुण धातुओं के तथा कुछ गुण अधातुओं के पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातुएं कहते हैं। इन्हें हम उपधातुएं कहते हैं। उपधातुओं को हम लोग अर्धधातु, सेमी मेटल भी कहते हैं। उपधातुओं के उदाहरण देखिए, उपधातुओं के आपके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स, बोरान, ये बगल में आपका प्रतीक इसका लिख दिया गया है, सिंबल लिख दिया गया है, बोरान को बी से लिखते हैं। सिलिकन, एसआई, जर्मेनियम, जीई, आर्सेनिक, एएस, एंटीमनी, एसबी। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब उपधातुएं, मेटलाइट्स के उदाहरण हैं। और इन मेटलाइट्स को हम क्या कहते हैं? इन्हें अर्धधातु, सेमी मेटल भी कहते हैं। हम लोग इनको सेमी मेटल भी कहते हैं। आइए अब हम लोग आगे जानते हैं। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला हम लोगों ने तत्व देखा, अब दूसरा हमारा जो चीज़ है वो क्या था? यौगिक, कंपाउंड्स। ये तत्वों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने जब तत्व आपको बताया तो ये लिखा था कि H2O अगर हम लिखते हैं तो H2O में दो तत्व हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, और ये तत्व नहीं है। तो वहाँ तुरंत ये सवाल दिमाग में आया होगा कि ये तत्व नहीं है तो क्या है। तो अब हम आपको यही बताएंगे कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो तत्व हैं। हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु ये मिलते जब हैं एक विशेष रासायनिक क्रिया के द्वारा तो एक नया गुण उत्पन्न करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं जिसको हम जल कहते हैं, पानी कहते हैं, H2O कहते हैं। तो इसमें जो पानी है इसमें तत्व तो हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन का गुण पानी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस के रूप में है और पानी द्रव के रूप में है। ऐसे ऑक्सीजन भी गैस के रूप में है, लेकिन H2O पानी में ऑक्सीजन है लेकिन ये द्रव के रूप में है। इसका गुण बिल्कुल अलग हो जाता है। तो क्या है
जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब वे यौगिक बनाते हैं। क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब वे यौगिक बनाते हैं। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं? दो या दो से अधिक तत्व परस्पर एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब वे यौगिक बनाते हैं। अब देखिए, हम यहाँ आपको कुछ यौगिकों के उदाहरण दिए हैं। यौगिक के उदाहरण भी हैं और बगल में उस यौगिक का केमिकल फार्मूला भी लिख दिया गया है। तो इसे आप नोट करेंगे, याद करेंगे, ये आपको आगे बहुत काम देगा। आपको जैसे हम दे रहे हैं उदाहरण के रूप में जल H2O। अब ये एक कंपाउंड का उदाहरण है, एक यौगिक का उदाहरण है जिसमें दो तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये 2:1 के अनुपात में मिले हुए हैं। ऐसे साधारण नमक NaCl एक कंपाउंड है जिसमें सोडियम एक तत्व और क्लोरीन दूसरा तत्व है। ऐसे चीनी में आपके 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें 12:22:11 के अनुपात में ये एक रासायनिक संगठन द्वारा बनते हैं। ऐसे ही आपको मैं अन्य बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अमोनिया NH3, अमोनियम क्लोराइड इसको नौसादर भी कहते हैं NH4Cl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसमें देखिए 3 तत्व हैं आपके, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 कहते हैं। ऐसे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल HNO3। ऐसे आपका मेथेन है CH4, ग्लूकोज है C6H12O6। ऐसे आपका कॉपर सल्फेट है CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, हाइड्रोजन सल्फाइड को H2S के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसमें देखिए, दो या दो से अधिक तत्व एक विशेष रासायनिक क्रिया द्वारा, रासायनिक संगठन द्वारा और ये एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। इस तरह से कंपाउंड की हम परिभाषा जानते हैं और इनके ये उदाहरण जानते हैं। उदाहरण आप इसके रासायनिक सूत्रों सहित ये याद रखिएगा। अब देखते हैं हम कि यौगिकों की विशेषताएं क्या हैं। जो यौगिक हैं, इन यौगिकों की कुछ विशेषताएं हैं, ये नोट करेंगे आप। यौगिक की विशेषताएं क्या हैं? पहला पॉइंट है, यौगिकों में हमेशा समांगी संगठन होते हैं। समांगी संगठन होते हैं मतलब जैसे पानी है तो ऐसा नहीं है कि पानी एक जगह बहुत गाढ़ा रहेगा, एक जगह बहुत हल्का रहेगा, एक जगह उसकी डेंसिटी ज़्यादा रहेगी, एक जगह कम रहेगी। ये एक समांगी संगठन बनाता है। यौगिकों के निर्माण में भाग लेने वाले सभी तत्व एक दूसरे से निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं। निश्चित अनुपात में संयुक्त रहते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपने कार्बन डाइऑक्साइड का लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं का जो अनुपात है वो क्या है? 1:2 है। तो एक निश्चित अनुपात में जब ये रासायनिक संगठन द्वारा जुड़े रहते हैं तभी ये एक यौगिक बनाते हैं। तीसरा, यौगिकों के गुण अपने अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। इसका डिटेल अभी हमने बताया। यौगिकों के अवयवी तत्वों को साधारण विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी है, पानी में H2O है तो हम साधारण विधि द्वारा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं। आपने जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया CaCO3, ये आपका चाक है, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, लेकिन आप कैल्शियम को, कार्बन को और ऑक्सीजन को एक सामान्य विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। पांचवा देखते हैं, यौगिकों के निर्माण या वियोजन में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती है या अवशोषित होती है। जब कोई यौगिक बनता है तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या ऊष्मा बाहर निकलती है। यौगिकों का क्वथनांक तथा गलनांक ये
उच्च होता है। यौगिकों की बनावट तथा रंग ये सभी स्थानों पर समान होती है। तो ये आपका यौगिकों के बारे में था। अब यौगिकों के हम प्रकार देखते हैं कि यौगिकों के प्रकार क्या हैं। यौगिकों को हम दो रूप में बांटते हैं, यौगिक को दो भाग में बांटते हैं। एक है अकार्बनिक यौगिक जिसको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और एक को कहते हैं कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। देखते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी करते हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये देखिए, पहले हम अकार्बनिक ऐसा लग रहा है ना कि जैसे इसमें कार्बन नहीं है, अकार्बनिक। तो वे यौगिक जो पृथ्वी के परपटी से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक उनको हम कहते हैं। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, चाक, मार्बल, ये सब अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण हुए। नमक, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम कार्बोनेट, ये सब अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा कार्बनिक यौगिक। वे यौगिक जिनको पौधे जंतुओं से प्राप्त करते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक जैसे शक्कर, एसिटिक एसिड, स्टार्च, तेल, वसा, प्रोटीन, ये सभी कार्बनिक यौगिक के उदाहरण हैं। आदि इन सभी तत्वों में कार्बन आवश्यक है, मतलब आवश्यक रूप से एक अवयव के रूप में कार्बन है। तो इसीलिए हम इसको कार्बनिक यौगिक कहते हैं और ये पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब जैसे हम लोगों ने ये देखा कि पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें दो या दो से अधिक तत्व ये मिले हुए हैं। तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो हम लोग उसको मिश्रण भी कहते थे। उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते थे, ये मिश्रण होते थे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये मिश्रण और जो यौगिक है, मिश्रण भी दो या दो से अधिक चीज़ों से, पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, यौगिक भी दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो ये मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये मिश्रण है और ये यौगिक है? देखते हैं। यहाँ मिश्रण लिखा हुआ है, यहाँ यौगिक लिखा हुआ है। मिश्रण में हम ये देखते हैं, पहला पॉइंट, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, इनमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती और ना ही नए यौगिक का निर्माण होता है, नया यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मिश्रण क्या है? मिश्रण में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती, सबसे महत्वपूर्ण चीज़। मिश्रण सिर्फ दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया गया, वो मिल गए, उसमें कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुई, उसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई और कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो हम उसको मिश्रण कहते हैं। और यौगिक में क्या है? तत्व रासायनिक क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, वो यौगिक होता है। दूसरा है, ये मिश्रण का संघटन परिवर्तनीय होता है, इसको हम बदल सकते हैं। लेकिन नए पदार्थ जिसको हम यौगिक कहते हैं, इसका संगठन ये अस्थायी होता है। जैसे आपने बालू और मिट्टी, पानी, इसको मिलाया, या जैसे आप घरों में देखते हैं कि जब मकान बनता है तो मसाला बनाया जाता है, तो उसमें सीमेंट, बालू, मोरंग, पानी, ये सब मिलाया गया, एक मिश्रण हुआ। तो उसमें किसकी कितनी मात्रा है इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन पानी H2O ये एक यौगिक है। यह निश्चित है कि इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु एक रासायनिक क्रिया द्वारा ही
जल बनाएंगे। तो इसलिए ये संगठन क्या है, ये स्थायी होता है। तीसरा है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, और जो नए पदार्थ यौगिक बनते हैं ये गुणधर्म पूरी तरह से इनके भिन्न होते हैं। जैसा हमने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैस हैं, लेकिन जब रासायनिक क्रिया द्वारा ये नया यौगिक बनाए, पानी बनाए जो कि द्रव अवस्था में है, तो रासायनिक और भौतिक गुण भी इनका पूरा बदल सकता है। चौथा है इनके घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, लेकिन इनके घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक क्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, सामान्य विधियों द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते हैं। पांचवा है हमारा मिश्रण का क्वथनांक तथा गलनांक ये मिश्रण का क्वथनांक तथा गलनांक ये निश्चित नहीं होता है। कितना कौन पदार्थ मिलाया गया इसके अनुसार ये निर्भर करता है, जबकि यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ये निश्चित होता है। मिश्रण विषमांगी या समांगी हो सकता है, लेकिन यौगिक हमेशा समांगी होगा। ये हर तरह से उसमें मिला हुआ पदार्थ ये समांग रूप से मिला हुआ होगा, और मिश्रण ये विषमांगी भी हो सकता है, समांगी भी हो सकता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने तत्व और यौगिक के बारे में पढ़ा, मिश्रण और यौगिकों के अंतर के बारे में पढ़ा, और इसका आप पूरा नोट्स बना लीजिएगा, इसको ढंग से लिख लीजिएगा। धन्यवाद।